हाय, दिस इज़ निगम और आज की वीडियो के एंड तक हम जान जाएंगे कि हैशिंग क्या होता है, कोलिजन किस तरीके से हैंडल किया जाता है और ईच एंड एवरी कंसेप्ट। आज का वीडियो स्पेशली एसपीपीयू यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर के कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। बट अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से हो और आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने ईच एंड एवरी कंसेप्ट रिलेटेड टू हैशिंग कवर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 3 हिस्सों में पढ़ रहे होंगे। पहला जो है वो है बेसिक कंसेप्ट, जिसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजीज भी कवर कर रहे होंगे। उसके बाद है हैश फंक्शंस, और सबसे लास्ट जो मेन चीज़ है वो है कोलिजन रिजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, जिसे हम कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारे बेसिक कंसेप्ट की तरफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक एरे है जिसका साइज जो है वो है n, और मुझे एक की सर्च करनी है जो कि है k। अब दो केसेस बनते हैं यहाँ पे, राइट? कौन से दो केसेस बनते हैं? कि मैं आपसे कहूँ कि एरे सॉर्टेड है या तो अनसॉर्टेड है। सो दो केसेस बनेंगे यहाँ पे, अनसॉर्टेड और सॉर्टेड। तो अनसॉर्टेड में आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मैं आपको लीनियर सर्च लगा के इसे बिग ओ ऑफ एन में सर्च करके दे सकता हूँ, राइट? और सॉर्टेड की बात रही तो इस केस में या तो हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं या तो फिबोनाची सर्च लगा सकते हैं। इन दोनों ही केस में आप कहोगे बिग ओ ऑफ लॉग एन में सर्च कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या हम इसे और इफेक्टिव कर सकते हैं, और एफिशिएंट बना सकते हैं? क्या हम इसे बिग ओ ऑफ वन में सर्च कर सकते हैं? तो मेरा तो जवाब होगा हाँ, हम कर सकते हैं यूजिंग हैश। सो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन देखें तो ये कहता है इट इज अ टेक्निक यूज इन अ डेटा स्ट्रक्चर दैट एफिशिएंटली स्टोर्स एंड रिट्रीव्स डेटा इन अ वे दैट अलाउज फॉर अ क्विक एक्सेस। मतलब अगर हमारी भाषा में समझे, आसान भाषा में समझे, तो मैं कहूँगा कि हैशिंग एक ऐसा स्मार्ट तरीका है जिससे हम काफ़ी एफिशिएंटली एक डेटा को स्टोर या रिट्रीव कर सकते हैं। यानी कि ये कह लो कि हम सर्च, इंसर्ट या डिलीट ऑपरेशन, ये तीनों ही ऑपरेशन विद अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ वन कर सकते हैं। चलो थोड़ा और समझते हैं कैसे। सो एक ब्लॉक डायग्राम की मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे, और तब हम जानेंगे कि हैश टेबल और हैश फंक्शन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले समझ लो कि मेरे पास एक डेटा का सेट है। ओके, लेट्स से वो कुछ x1 x2 x3 ऐसे करके। ओके, सो दिस इज x1 x2 x3, और उसके बाद जो आता है वो आता है हैश फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हैश फंक्शन। इसे हम दर्शाते हैं h ऑफ k से, जो कि होता है अपना हैश फंक्शन। और जो सबसे लास्ट की चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है हैश टेबल। ओके, जिसका कुछ साइज होता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम इस डेटा को हैश फंक्शन की मदद से उसके लिए एक हैश वैल्यू फाइंड करते हैं। वो जो हैश वैल्यू होती है ना, वो होती है आपकी मेमोरी एड्रेस इन द हैश टेबल। ओके, सो हमने x लिया, उस पर एक हैश फंक्शन लगाया, और उसे एक मेमोरी लोकेशन मिल गई जो कि हैश वैल्यू हम कह रहे हैं, राइट? वो हैश वैल्यू की मदद से वो मैप हो गया। सिमिलरली x2 लिया हमने, उस पर हमने हैश फंक्शन लगाया h ऑफ k,
हमें एक वैल्यू मिली और उसे हमने मैप कर दिया। सिमिलरली बाकी के जो डेटा थे उन पे भी हमने हैश फंक्शन लगाया और उनके लिए भी हमें हैश वैल्यू मिली और उन्हें हमने मैप कर दिया। सो हैश टेबल क्या है यहाँ पे? हैश टेबल एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि स्टोर और रिट्रीव कर रहा है। मतलब सारी गेम तो हैश टेबल की होगी ना, क्योंकि इससे पहले हमने क्या कहा कि हैशिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम एफिशिएंटली स्टोर और रिट्रीव करते हैं। तो हैश फंक्शन की क्या ज़रूरत पड़ी? तो हैश फंक्शन जैसे कि हम देख सकते हैं कि हैश फंक्शन की मदद से हमें वो प्लेस मिल रही है या फिर वो मेमोरी एड्रेस मिल रहा है जहाँ पे हमें वो स्टोर करना है। हैश फंक्शन भी उतना इम्पोर्टेंट। ओके, चलो इसे और थोड़ा एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले मैं कहूँगा आपसे कि मेरे पास एक डेटा का सेट है जो कि है 12, 30, 24, 25, 19, 11, 55। ओके, फिलहाल के लिए अभी हमें पता नहीं है एग्जैक्टली हैश फंक्शन क्या है, बस हमें ये पता है कि हैश फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें कोई हैश वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो अभी के लिए मान लो कि मेरे पास एक हैश फंक्शन है जो कि एच ऑफ के है और वो जो है के मॉड 10 है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये के क्या है और ये 10 क्या है। मॉड तो हमें पता है वो मॉडुलस ऑपरेटर है। ओके, तो के जो है यहाँ पे वो के कुछ भी नहीं है, ये वैल्यूज है के। ओके, ये जो यहाँ पे एग्जांपल में वैल्यूज है वो के है और ये 10 इंटरेस्टिंगली ये जो है ये हमारे एरे का साइज है। तो अब हम इस डेटा सेट पे हर एक इंडिविजुअल डेटा पे के मॉड 10 लगाएंगे और जो हमें हैश वैल्यू मिलेगी उस हैश वैल्यू की अकॉर्डिंगली हम उसे उस जगह पे प्लेस कर देंगे हैश टेबल में। चलो करके देखते हैं। ओके, मेरे पास एक हैश टेबल है। ओके, जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 जो कि मेमोरी एड्रेस है इसका। राइट, सो सबसे पहले हम आए, हमने 12 लिया। 12 पे हमने क्या किया, हैश फंक्शन लगाया जो कि था 12 मॉड 10 जिसने हमें रिटर्न किया 2। बेसिकली मॉड्यूलस फंक्शन हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। राइट, तो 2 रिटर्न किया तो 2 की प्लेस क्या होगी, ये सेकेंड इंडेक्स। राइट, 12 की प्लेस होगी ये सेकेंड इंडेक्स, यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया। अगले डेटा पे गए जो कि था 30। इस पे भी हमने एक हैश फंक्शन लगाया जो कि था 30 मॉड 10 और हमें यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ, यहाँ पे हमें रिटर्न हुआ 0। तो 30 की पोजीशन क्या हुई, 0th इंडेक्स पर, मतलब 30 का एड्रेस हो गया 0th इंडेक्स। सिमिलरली हमने 24 पे भी ये किया और हमें क्या मिला, 24 मॉड 10 जो कि हमें मिला वो मिला 4। राइट, सो फोर्थ प्लेस फॉर 24। अब नेक्स्ट था 25। इस पे हमने हैश फंक्शन लगाया, हमें जो हैश वैल्यू मिली वो हुई 5। करेक्ट, तो हमने फिफ्थ पोजीशन पे 25 फिल कर दिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो थी वो थी 19। उस पर हमने हैश फंक्शन लगाया, 19 मॉड 10 किया, हमें क्या मिला 9। सो मैं कह सकता हूँ कि 19 की पोजीशन 9th इंडेक्स पे। राइट, अब हम आए 11 पे। 11 पे हमने वापस से हैश फंक्शन लगाया, 11 मॉड 10 विच इज़ 1। तो फर्स्ट इंडेक्स हो गया अपने 11 का मेमोरी एड्रेस, तो वहाँ पे मैंने 11 स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे एक समझने वाली बात है। अब हम जब 55 को देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमने इस पे हैश फंक्शन लगाया तो 55 मॉड 10 किया, हमें क्या मिला 5। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 जो है वो 25 ने ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया हुआ है और इसका भी जो मेमोरी एड्रेस है वो है 5।
क्या किया जाए इस केस में? क्या मैं 25 को ओवरराइड करके इधर 55 लिख दूं? मेरा 55 किधर जाएगा? क्या किया जा सकता है? ये जो केस है, इस केस को हम कहते हैं कोलिजन, और इससे हम हैंडल करना सीखेंगे आगे, कैसे हैंडल करते हैं। ओके, सो अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमने जान लिया कि हैश टेबल क्या होता है। हैश टेबल एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम स्टोर या रिट्रीव करते हैं डेटा को बहुत ही एफिशिएंट वे में, बहुत ही क्विकली। ओके, और जो हैश फंक्शन है वो क्या है? वो हैश फंक्शन हमें हैश वैल्यू रिटर्न करती है, जो कि हमें बताती है कि मेमोरी एड्रेस क्या होने वाली है एक की के लिए, राइट। अब आगे देखो, एक बकेट क्या होता है? ओके, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में एक डेफिनेशंस कभी कभी पूछ लिए गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बकेट क्या होता है ना, बकेट मतलब कि ये कोई सा भी एक स्पेसिफिक एड्रेस जहाँ पे आप एक वैल्यू स्टोर करने वाले, मतलब ये जीरोथ इंडेक्स जो है वो एक बकेट हो गया, वहाँ पे एक वैल्यू स्टोर होने वाली। फर्स्ट इंडेक्स हो गया, वो एक बकेट हो गया, वहाँ पे एक वैल्यू स्टोर होने वाली। तो डेफिनेशन वाइज ईच पोजीशन इन द हैश टेबल वेयर वी स्टोर द डेटा इज कॉल्ड एज बकेट। ओके, कोलिजन क्या होता है? कोलिजन अभी समझा था, जब एक एड्रेस पे ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है और जब मैंने हैश फंक्शन की मदद से दूसरे डेटा को हैशिंग किया तो मुझे सेम एड्रेस मिला, राइट। सो उस केस में कोलिजन हो गया, मतलब ऑलरेडी एक डेटा था बट उधर एक नया डेटा ने ओवरराइड कर दी। सो दिस इज कोलिजन। सो कोलिजन क्या है? कोलिजन इज अ सिचुएशन इन हैश फंक्शन रिटर्न्स द सेम एड्रेस। जब हैश फंक्शन सेम एड्रेस रिटर्न करेगा उसे हम कोलिजन कहते हैं, राइट। हमने उसे अभी एग्जांपल की मदद से समझा भी। अब प्रोब क्या होता है? प्रोब आगे जब हम कोलिजन हैंडलिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम प्रोबिंग सीखेंगे। ओके, वो दो तरह की होगी बेसिकली, एक लीनियर और एक क्वाड्रेट। तो सबसे पहले प्रोब क्या होता है वो समझना जरूरी है। ओके, जब हमें ऐसी कंडीशन मिलती है जब ऑलरेडी वहां पे कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब जब हमने 55 मॉड 10 किया तो हमें मिला 5, राइट। और जब हमने देखा तो 5 पे ऑलरेडी 25 पड़ा था, तो हम क्या करेंगे कि उसका नेक्स्ट लोकेशन कौन सा है उसके बाद जो कि खाली पड़ा हुआ है, तो वो हमारा होगा फर्स्ट प्रोब। अगर वो भी भरा हुआ है तो उसके अगला वाला लोकेशन हम चेक करेंगे, तो वो होगा हमारा सेकेंड प्रोब। सो ऑन, जब तक हमें खाली पोजीशन नहीं मिल जाती तब तक हम वो चेक करते रहेंगे और वो ही होगा हमारा प्रोब। ओके, सो इस केस में अगर 25 है यहाँ पे तो हम इसके नेक्स्ट लोकेशन में चेक करेंगे 6 में। तो फर्स्ट प्रोब, ठीक, यहाँ पे खाली है तो हम यहाँ पे वो वैल्यू लिख सकते हैं, इसे समझ के चलो। ओके, अब सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम अगर मैं बोलूँ तो वो क्या होता है? सिनोनिम मतलब कि अभी जैसे हमने देखा 25 और 55, ये दोनों भले ही अलग नंबर है, ओके, बट इनकी जो हैश वैल्यू है वो है 5, मतलब सेम है, तो इसे सिनोनिम कहते हैं हम। ओके, द सेट ऑफ कीज दैट हैज द सेम लोकेशन आर कॉल्ड सिनोनिम। ओके, नेक्स्ट ओवरफ्लो क्या है? ओवरफ्लो मतलब कुछ नहीं यार, जब आपका हैश टेबल फुल हो गया तो उस केस को हम ओवरफ्लो कंडीशन बोलते हैं, राइट। अब आगे देखते हैं, एक परफेक्ट हैश फंक्शन क्या होता है? परफेक्ट हैश फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हर एक एलिमेंट जो है वो यूनिक है, राइट। किसी भी एलिमेंट का कोई सिनोनिम नहीं होता। यानी कि एक परफेक्ट हैश फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि मैप करता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट को हैश टेबल में विदाउट एनी कोलिजन। ओके, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब सबसे जो मेन पॉइंट बचा है वो है लोड फैक्टर और रीहैशिंग। ओके, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लोड फैक्टर और रीहैशिंग। तो ये जो है अगर हम इससे डिटेल में समझे लोड फैक्टर और रीहैशिंग, तो सबसे पहले लोड फैक्टर क्या होता है? तो समझो कि मेरे पास 10 साइज का जो था वो था एक एरे, जो कि मेरा हैश टेबल था। ओके, 10 साइज का हैश टेबल है। अब मैं क्या कहता हूँ आपसे कि मुझे ना वहां पे 20 वैल्यू स्टोर करनी है। क्या ये पॉसिबल है? 10 लोकेशन पे हम 20 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते ना। तो ये प्रैक्टिकल है क्या ये चीज़, 10 जगह पे 20 वैल्यू स्टोर करना? नहीं है, राइट। तो लोड फैक्टर क्या होता है कि अगर हम इसे डेफिनेशन वाइज समझे
तो लोड फैक्टर जो है ना हमारा, लोड फैक्टर इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अपॉन हैश टेबल साइज। और ये कभी भी है ना आपकी 1 से कम होनी चाहिए लोड फैक्टर, राइट। अब समझो एक केस कि मेरे पास 20, अब एक केस समझते हैं हम कि मेरे पास एक 20 प्लेसेस थे और एलिमेंट्स कितने थे, 10 एलिमेंट्स थे। तो इस केस में क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट 10, टेबल की साइज 20, 20/10 कितना होगा, 1 2, राइट, 0.5, 1 से कम है, राइट। अब समझो मेरे पास 10 प्लेसेस है और 20 एलिमेंट्स। इस केस में क्या होगा, 20/10 विच इज 2, ज़्यादा है ना 1 से, तो मेरा लोड फैक्टर कभी भी 1 से कम होना चाहिए। ओके, अब ये क्यों ज़रूरी है लोड फैक्टर, तो आप जब इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन पे जाओगे, जैसे कि हमारे पास अनऑर्डर्ड सेट है, अनऑर्डर्ड मैप है, तो उसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन आप जब देखोगे तो आपको पता लगेगा वो लोड फैक्टर के ऊपर बेस्ड है, मतलब कि वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि उसे एक लोड फैक्टर डिफाइन किया गया है कि इनिशियली आप फॉर एग्जांपल समझ लो कि आपके पास 10 प्लेसेस है और उस 10 प्लेसेस पे आपको लेट्स से पहले 10 एलिमेंट आप मैक्स स्टोर कर सकते हो, राइट। सो जब वो नियर बाय 1 पहुंच जाएगा, मतलब मेरा रेशियो जब नियर बाय 1 आ जाएगा तब वो रीहैशिंग में जाता है। सो लोड फैक्टर देखा हमने, अब रीहैशिंग की क्यों ज़रूरत पड़ी है, जब मेरा हैश टेबल फुल हो जाएगा तो हमें उस केस में रीहैशिंग करनी पड़ेगी। ओके, सो लेट्स से कि लोड फैक्टर मेरा 0.9 है विच इज़ समथिंग नियर अबाउट 1, राइट। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, एक नया हैश टेबल बनाऊंगा, न्यू हैश टेबल, उसमें सारे पुराने वैल्यूज़ कॉपी करूँगा। ओके, और उसका साइज ऑब्वियसली उससे बड़ा कर दूंगा जिसकी मदद से वो ज़्यादा ये कर सकता है, लोड ले सकता है, राइट। तो फिर उसका लोड फैक्टर अलग हो जाएगा। फिर से जब सेम सिनेरियो आएगा तो फिर से रिहैशिंग होगी, राइट। जिससे क्या हो रहा है कि हम मेमोरी को काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज भी कर पा रहे हैं। ओके, अब समझो कि इनिशियली हमारा हैशिंग जो था, हैश फंक्शन जो था हमारा, वो था के मॉड एन था। ओके, अब जब लोड फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो गया तो हमने क्या किया, नियर बाय 1 होने को आया तो भी क्या किया, एक नया हैश फंक्शन डिफाइन किया जो कि था के मॉड एन डैश, विच इज दिस इज योर न्यू साइज एंड दिस इज योर ओल्ड साइज एंड दिस इज योर ओल्ड हैश फंक्शन एंड दिस इज योर न्यू हैश फंक्शन। ओके, आई होप आपको यहाँ तक के सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हैश फंक्शंस। अब कितने तरह के हैश फंक्शंस होते हैं वो सारे अभी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब हमने हैश फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी तो उससे हमें क्या समझ में आया था कि हैश फंक्शन कोई एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि हमें एक हैश वैल्यू रिटर्न करता है, और वो जो हैश वैल्यू होती है वो और कुछ नहीं, वो अपनी मेमोरी लोकेशन होती है उस टेबल में जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करने वाले, करेक्ट। तो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट हैश फंक्शंस को देखेंगे या मेथड्स को देखेंगे, जो कि होगा डिवीजन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक्सट्रैक्शन मेथड, मिड स्क्वायर मेथड, फोल्डिंग मेथड एंड यूनिवर्सल मेथड। तो सबसे पहले डिवीजन मेथड को देखते हैं। तो डिवीजन मेथड में अपना जो हैश फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है अपने रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन पे। यानी कि क्या, अगर मैं की को पकड़ूं जो कि है लेट्स से 54, तो जब मैं उस पर 54 मॉड 10 करूंगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 4, करेक्ट। और वही जो 4 होगा वो मेरा मेमोरी लोकेशन होगा उस टेबल में जहाँ पे मैं उसे स्टोर करूंगा। लेट्स से मेरे पास एक और की है जो कि है 22, सो जब मैं 22 मॉड 10 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2, राइट।
और मैं उसे कहाँ पे स्टोर कर दूंगा, फिर सेकेंड इंडेक्स पे। करेक्ट। तो अगर आप याद करो कि जब हम हैशिंग को समझ रहे थे तो मैंने आपसे तब कहा था कि फिलहाल के लिए आप एक हैश फंक्शन कंसिडर करो जो कि होगा एच ऑफ के विच इज इक्वल्स टू के मॉड 10। और मैंने ये भी कहा था कि ये 10 क्या है, हमारा टेबल का साइज। करेक्ट। और ये जो के है वो हमारी वैल्यूज है। तो अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, लिखूंगा एच ऑफ के विच इज इक्वल्स टू के मॉड ऑफ एन। अब इस केस में एन क्या है, एग्जैक्टली टेबल का साइज। सो टेबल का साइज कुछ भी हो सकता है। जैसे आप कहोगे कि मुझे टेबल का साइज 1000 लेना है, तो मैं कहूँगा एन की वैल्यू 1000 होगी। आप कहोगे मुझे टेबल का साइज 5 लेना है, तो एन की वैल्यू 5 होगी। ओके। सो चलो इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कैसे। तो लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है डिवीजन मेथड का जो कि है एच ऑफ के विच इज इक्वल्स टू के मॉड ऑफ 10 फंक्शन है। और मेरे पास कुछ वैल्यूज है जो कि है 74, 82 और लेट्स से 29। ओके, ये तीन वैल्यूज है। तो जब मैं इन पे हैश फंक्शन लगाऊंगा, तो जब मैं 74 पे हैश फंक्शन लगा रहा हूँ, सो एच ऑफ 74 विच विल गिव मी 74 मॉड ऑफ 10 जो मुझे देगा 4। सो मैं फोर्थ इंडेक्स पे 74 को स्टोर करूंगा। करेक्ट। अब नेक्स्ट जो है 82, जब मैं एच ऑफ 82 निकालूंगा, सो 82 मॉड ऑफ 10 विच विल गिव मी 2। सो मैं 82 को कहाँ पे स्टोर करूंगा, सेकेंड इंडेक्स पे। करेक्ट। अब नेक्स्ट 29, एच ऑफ 29 विच इज इक्वल्स टू 29 मॉड ऑफ 10 जो कि होगा 9। सो मैं 9th लोकेशन पे 29 को स्टोर करूंगा। सो क्या मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जब मैं मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, जो मुझे उसका रिमाइंडर मिल रहा है वही मेरा मेमोरी लोकेशन है। करेक्ट। सो जो अपना हैश फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन पे। करेक्ट। सो यही है अपना डिवीजन मेथड। तो चलो अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ जो कि है मिड स्क्वायर मेथड। सो इस मेथड में हम दो स्टेप फॉलो करेंगे। जो पहला स्टेप होगा, स्टेप वन, वो होगा हमें जो कोई भी की या वैल्यू दी गई है, फाइंड स्क्वायर ऑफ द की। ओके, ये स्टेप वन होगा। स्टेप टू, फाइंड द मिडल पार्ट ऑफ इट। ओके, यानी कि मुझे मिडल पार्ट कितना एक्सट्रैक्ट करना है, इतना एक्सट्रैक्ट करना है जो कि अपने टेबल के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। लेट्स से कि मेरे टेबल का साइज 100 है। सो यानी कि मैं उसे उसमें 0 से 99 तक उसकी इंडेक्सिंग होगी, उसमें मैं उतनी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। करेक्ट। तो अगर मैं समझूँ एक एग्जांपल से, लेट्स से लेट मेरे पास जो की है या फिर वैल्यू है वो है 25। जब मैं 25 का स्क्वायर निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 625। करेक्ट। अब जैसे कि मैं टेबल में 100 वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, यानी कि इंडेक्सिंग क्या होगी, इंडेक्सिंग जो होगी वो 0 से 99 की होगी। सो मैं इसमें से, जैसे कि मुझे मिडल पार्ट चाहिए तो मैं इसमें से 2 एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। सो सेकेंड इंडेक्स पे मैं इसे स्टोर कर लूँगा। लेट्स से मेरे पास एक और की है जो कि है लेट्स से 35 है मेरे पास, तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, वो होगा 1225। ओके। सब इसमें से देख सकता हो, तो इसका मिडल पार्ट क्या आएगा, 22। सो इसे मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा, 22 इंडेक्स पे। करेक्ट। सो ये है अपना मिड स्क्वायर मेथड, जिसमें हम पहले तो स्क्वायर निकालते हैं फिर उसका मिडल पार्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द टेबल साइज। ओके। सो चलो अब अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ जो कि है फोल्डिंग मेथड। अब फोल्डिंग मेथड में भी दो टाइप है। पहला जो है फोल्ड शिफ्ट मेथड है, और दूसरा जो है अपना फोल्ड बाउंड्री मेथड। तो लेट्स से कि मेरे पास एक वैल्यू दी गई है। ओके, मेरे पास एक वैल्यू दी गई है जो कि है 345
6 7 8 1 2 3। तो सबसे पहले फोल्ड शिफ्ट समझते। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सो मैं इसे 3 3 के पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। सो मुझे क्या क्या मिलेगा, 3 के पार्ट में डिवाइड किया तो 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3, ये 3 पार्ट हो गए। करेक्ट। अब फोल्ड शिफ्ट में हम क्या करते हैं, हमारा जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है और जो राइट मोस्ट पार्ट है, ये हो गया अपना लेफ्ट मोस्ट पार्ट और ये हो गया अपना राइट मोस्ट पार्ट। इसे हम मिडल पार्ट के साथ ऐड कर देते हैं। कैसे? जैसे कि अभी 3 4 5 हो गया, 6 7 8 हो गया और 1 2 3 हो गया। ओके। और जब हम इसकी एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 1 4 6। ओके। तो लेट्स से मेरे टेबल का जो साइज है वो है 1000, यानी कि मैं 0 से लेके 999 तक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। सो एट मैक्स मैं 3 डिजिट चाहूँगा। ओके। सो यहाँ से मैं 1 को इग्नोर कर देता हूँ। ओके, या डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिली वैल्यू, 146। सो मेरी हैश वैल्यू क्या हो गई, एच ऑफ मेरा 3 4 5 6 7 8 1 2 3 जो है वो हुआ 146। सो मैं 146 पोजीशन पे अपनी इस वैल्यू को स्टोर कर दूंगा। ओके। ये था फोल्ड शिफ्ट मेथड। अब समझते हैं फोल्ड बाउंड्री मेथड कैसे काम करता है। सो फोल्ड बाउंड्री मेथड में मैं इसको जरा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। सो फोल्ड बाउंड्री मेथड में क्या होता है कि सिमिलरली हम इसे भी मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे कि 3 4 5 6 7 8 है और 1 2 3 है। तो इसे भी हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसके बाद अब हमें देखना है जो हमारी लेफ्ट मोस्ट पार्ट है और जो हमारी राइट मोस्ट पार्ट है, लेफ्ट मोस्ट पार्ट और राइट मोस्ट पार्ट, इसे हम पहले इंटरचेंज करेंगे। मतलब क्या कि अभी जैसे 3 4 5 है तो इसे हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड मतलब ये हो जाएगा 5 4 3, यानी कि जो उसके बाउंड्री के जो डिजिट्स थे उसे हमने ये कर लिया, स्वैप कर लिया। ओ आई एम सॉरी, इधर शिफ्ट नहीं आएगा, इधर बाउंड्री आएगा। ओके। सो हमने इसे स्वैप कर लिया। सिमिलरली राइट मोस्ट पार्ट में भी हम क्या करेंगे, 3 2 1 करेंगे। मतलब 1 और 3 को हमने स्वैप कर लिया, मतलब बाउंड्री की जो वैल्यूज है उसे हम स्वैप कर रहे हैं। और फिर हम इसे मिडिल पार्ट के साथ ऐड कर देंगे, जो कि हो गया 5 4 3 6 8 6 7 8 और 3 2 1। जब हम इसे ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इसे ऐड करने के बाद 1 5 4 2। अपने टेबल का साइज सेम है जो कि है 1000। सो 0 से 99 999 तक मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। करेक्ट। तो इस केस में जब मैं 1 को डिस्कार्ड करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 5 4 2। सो मैं देख सकता हूँ मेरा जो हैश फंक्शन है जो कि है एच ऑफ 3 4 5 6 7 8 1 2 3, वो मुझे मिला है 542, जो कि हो गया उसका इंडेक्स। सो मैं 542 पे अपनी वैल्यू को स्टोर कर दूंगा यूजिंग फोल्ड बाउंड्री मेथड। शिफ्ट मेथड में देखा हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट वैल्यूज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और लेफ्ट मोस्ट पार्ट और राइट मोस्ट पार्ट को हमने ऐड कर दिया मिडल पार्ट के साथ। और यहीं पे हमने फोल्ड बाउंड्री मेथड को जब देखा तो उस मेथड में हमने क्या किया, जो बाउंड्री की जो हमारी वैल्यूज थी पहले उसे हमने उल्टा कर लिया और फिर हमने उसे मिडल पार्ट के साथ ऐड कर दिया। ओके। सो ये था हमारा फोल्डिंग मेथड। तो चलो अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो कि है एक्सट्रैक्शन मेथड। ये काफ़ी इजी मेथड है, इसमें इतना कुछ समझने जैसा है नहीं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमें जो भी की दी गई है, लेट्स से मेरे पास एक की दी गई है जो कि है 386439। ओके। एट रैंडम डिपेंडिंग ऑन द टेबल साइज मैं इसमें से कुछ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करूंगा। लेट्स से मुझे जो एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से वो होगा फर्स्ट वन, फर्स्ट एलिमेंट
लेट्स से थर्ड एलिमेंट चाहिए और मुझे, और जो है मुझे फोर्थ एलिमेंट चाहिए। ओके, सो मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट करूंगा 3, 6 और 4। और ये जो 3, 6, 4 है, ये होने वाला है अपने हैश फंक्शन का, जो कि h(3, 8, 6, 4, 3, 9) का मेमोरी लोकेशन, जहाँ पे मैं वो स्टोर करने वाला हूँ। ओके, तो इस केस में भी लेट्स से मेरा टेबल का साइज 1000 है। ओके, चलो अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जो है मल्टीप्लिकेटिव हैश फंक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी की है उसे हम एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि होता है ए। और वो जो ए है वो कभी भी 0 और 1 से एक्सीड नहीं करेगा, वो उसके बीच में लाई करेगा। ओके, सो ये फंक्शन दिया जाता है, ये फंक्शन कुछ ऐसे लिखा जाता है, दिस इज h of k which is equals to m into k into a into mod 1। सो देखो इसमें क्या करना है, ये जो अपना m है, ये यहाँ पे होने वाला है अपने टेबल का साइज। ओके, ये जो k है वो अपनी की है। ओके, और ये जो a है वो अपना कोई भी कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट बिटवीन 0 to 1। ओके, और ये मॉड 1 क्यों करना है, क्योंकि जब हम k इंटू ए करते हैं उसके बाद हमें बस फ्रैक्शन पार्ट चाहिए होता है उसका। इसलिए हमें उसे मॉड 1 करते हैं ताकि हमें बस फ्रैक्शनल पार्ट मिले। मतलब लेट्स से मुझे 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू मिली है, तो पॉइंट समथिंग वाली वैल्यू मुझे चाहिए बस, और 6 नहीं चाहिए। इसलिए हम मॉड 1 करेंगे। सो अब ये ए की जो वैल्यू है ये कुछ भी हो सकती है 0 से 1 के बीच में। बट एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जो कि थे डोनाल्ड न्यूथ, उन्होंने कहा था इस वैल्यू को आप जो लेना वो लेना √5 - 1/2, जिसे हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 0.618033989887। ओके, ये किसने कहा था, ये कहा था डोनाल्ड न्यूथ ने। ताकि कोलिजन कम से कम हो। ओके, सो लेट्स से मेरे पास एक वैल्यू है, इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मेरे पास एक वैल्यू है k इज इक्वल टू 107। ओके, और मेरे टेबल का साइज जो है वो है m इज इक्वल टू 50। ओके, तो हम ऑब्वियसली ए को क्या कंसिडर करेंगे, जो डोनाल्ड न्यूथ ने हमें कहा कंसिडर करने के लिए, वो कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले h ऑफ 107 क्या होगा, m क्या है अपना 50, करेक्ट। उसके बाद k क्या होगा 107 इंटू ए क्या है, लेट्स से मैं लिखता हूँ 0.618033989887। ओके, और उसके बाद मॉड 1। क्यों करना है मॉड 1, क्योंकि हमें बस फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए। ओके, तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मुझे अंदर के पार्ट में क्या मिलेगा, वो मिलेगा मुझे 66.12 एंड समथिंग। ओके, और मॉड 1 करना है मुझे। तो जब मैं इसे मॉड 1 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 50 इंटू, और मॉड 1 करने के बाद मुझे बचेगा बस 0.12, करेक्ट। और इसकी वैल्यू जो होगी वो मुझे मिलेगी, फाइनल वैल्यू वो होगी 6। एच ऑफ मुझे 107 क्या मिला 6। ये था मल्टीप्लिकेटिव हैश फंक्शन। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, राइट। और ये मल्टीप्लिकेटिव हैश फंक्शन इतना इंश्योर करता है कि कोलिजन सबसे कम हो, कम से कम हो सके उतना हो। ओके, तो चलो अपने अगले हैश फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है यूनिवर्सल हैश फंक्शन। एक ऐसा हैश फंक्शन होता है जो कि ये इंश्योर करता है कि दो कीज एक ही जगह पे आके कोलाइड करे, इसकी प्रोबेबिलिटी कम से कम हो। यानी कि क्या,
कोलिजन जितना मिनिमम हो सके उतना किया जाए। और ये जो हैश फंक्शन चूज किया जाता है वो एट रैंडम किसी हैश फंक्शन की फैमिली से चूज किया जाता है। एक अगर हम कॉमन एग्जांपल की बात करें तो वो होगा h ऑफ ए बी ऑफ x विच इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी मॉड p टू मॉड m। अब ये वेरिएबल्स क्या है, चलो देखते हैं। सबसे पहले ए बी जो है वो कोई रैंडम वैल्यू है। देन p जो है वो प्राइम नंबर है। m वो टेबल का साइज है। और लास्टली x जो है वो अपनी की है। इसका फायदा क्या हुआ? फायदा यही हुआ कि हम कोलिशन जितना कम से कम हो उतना करें, राइट। तो ये चीज़ इंश्योर की जाती है यूनिवर्सल हैश फंक्शन की मदद से। ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पीवाईक्यू में आई गेस हर साल ही पूछा गया है ऑलमोस्ट। तो चलो पहले उसे डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज हैश फंक्शन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैश फंक्शन? तो वी नो व्हाट इज हैश फंक्शन, राइट। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, एक अच्छे हैश फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। सो वो सिंपल होना चाहिए कंप्यूट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट कि नंबर ऑफ कोलिजन जितने कम से कम हो सके उतना किया जाए, राइट। आइडली तो कोई कोलिजन नहीं होना चाहिए और ऐसे ही फंक्शन को हम परफेक्ट हैश फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हैश फंक्शन शुड प्रोड्यूस सच ए की विच विल गेट distributed uniformly over an array. Okay. Or last, the hash function should depend on every bit of key. Thus, the hash function that simply extracts the portion of the key which is not suitable. Okay. तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये करना चाहिए। और यहां तक हमने देख लिया कि हैश फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, राइट। अब अपना अगला जो कंसेप्ट है काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि है कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक या कोलिजन रिजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, काफी मजा आने वाला है उसमें क्योंकि हम डिटेल में जानने वाले हो कैसे काम करता है। तो जब कोलिजन होता है तब हम उसे किसी स्पेशल टेक्निक की मदद से रिजॉल्व करते हैं और उसे ही हम कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक या कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसे दो हिस्सों में देखेंगे, जो कि है ओपन हैशिंग और क्लोज हैशिंग। इस ओपन हैशिंग को हम सेपरेट चेनिंग के नाम से भी जानते हैं और इस क्लोज हैशिंग को हम ओपन एड्रेसिंग के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें तीन चीजें देखेंगे, जो कि है लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग। पर उससे पहले हम देखते हैं ओपन हैशिंग, जिसे हम सेपरेट चेनिंग भी कहते हैं। तो इस कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक में जब कोलिजन होता है किसी टेबल में, तब हम उस टेबल के बाहर एक सेपरेट चेन फॉर्म करते हैं और उस चेन में हम हमारे कोलाइड हुए वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। और ये जो चेन है ये कोई आपकी लिंक लिस्ट या सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर हो सकती है। ओके, चलो इसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं ताकि हमें बेटर क्लैरिटी मिले। तो लेट्स से मेरे पास एक डेटा का सेट है जो कि है 10, 18, 15, 25, 22 एंड 52। और मुझे एक हैश फंक्शन दिया है जो कि है h ऑफ x विच इज इक्वल्स टू x मॉड 5। यानी कि मेरे टेबल का साइज क्या हुआ, 5, करेक्ट। तो मैं एक 5 साइज का टेबल ले लेता हूँ। ओके, तो अब जब मैं इस पे हैश फंक्शन अप्लाई करूंगा तो देखते हैं मुझे क्या वैल्यूज मिलती है। सो 10 मॉड 5 जब मैंने किया तो मुझे मिला 0। क्या मेरा 0th इंडेक्स खाली है? जी खाली है, तो यहाँ पे मैं 10 को स्टोर कर लूंगा। नेक्स्ट 18 मॉड 5 जब मैंने किया तो मुझे मिला 3। क्या मेरा थर्ड इंडेक्स खाली है? जी खाली है, तो यहाँ पे मैंने 18 को स्टोर कर लिया। नेक्स्ट 15 मॉड 5 जब मैंने किया तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे कोलिजन हुआ है, राइट। इस केस में अब मैं एक सेपरेट चेन फॉर्म करूंगा 10 के आगे, जहां पे मैं अपनी वैल्यू को स्टोर करूंगा। तो मैंने
10 के आगे एक चेन फॉर्म की और वहाँ पे मैंने 15 को स्टोर कर दिया। अब नेक्स्ट जो कि है 25, सो 25 मॉड 5 जब मैंने किया तो मुझे मिला 0। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी कोलिजन हुआ है, तो अब मैं इस चेन को कंटिन्यू करूंगा और 15 के नेक्स्ट में मैं स्टोर कर दूंगा 25 को। अब नेक्स्ट जो कि है 22, सो 22 मॉड 5 विल गिव मी 2। क्या सेकेंड इंडेक्स खाली है? जी खाली है, तो यहाँ पे मैंने 22 को स्टोर कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू विच इज 52, सो 52 मॉड 5 विल गिव मी 2, राइट। वापस से कोलिजन हुआ, सो मैं 22 के आगे एक चेन फॉर्म करूंगा जहां पे मैं स्टोर कर दूंगा अपने 52 को। ओके, तो ये था अपना ओपन हैशिंग या कह लो सेपरेट चेनिंग। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट को जो कि है क्लोज्ड हैशिंग। अब सबसे पहले तो ओपन हैशिंग और क्लोज्ड हैशिंग में फर्क क्या है? तो जैसे कि हमने ओपन हैशिंग देखा तो उससे हमें क्या समझ में आया कि जब हम वैल्यूज देखते हैं कोलाइड होते हुए तब हम उसे सेपरेट चेन में स्टोर कर देते हैं आउटसाइड द टेबल, करेक्ट। बट इन द केस ऑफ क्लोज्ड हैशिंग हम ऐसा नहीं करते। उसके बजाय हम उसी टेबल में उस वैल्यू को कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। ओके, अब इसमें हम तीन चीजें देखेंगे जो कि है लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग। सबसे पहले देखते हैं लीनियर प्रोबिंग। अब इस लीनियर प्रोबिंग में भी हम आगे दो चीजें देखेंगे, चेनिंग विदाउट रिप्लेसमेंट एंड चेनिंग विथ रिप्लेसमेंट यूजिंग लीनियर प्रोबिंग। तो सबसे पहले तो ये समझते कि लीनियर प्रोबिंग है क्या चीज। तो जब लीनियर प्रोबिंग में कोलिजन होता है टेबल में तब हम लीनियरली नेक्स्ट लोकेशन सर्च करते हैं कि कौन सी नेक्स्ट लोकेशन खाली पड़ी हुई है ताकि मैं वहां पे कोलाइड हुए वैल्यू को स्टोर कर सकूं। तो लेट्स से मेरे पास दो वैल्यू थे 55 और 25 जो कि कोलाइड हुई वैल्यू है। सो मैंने जहां पे 55 स्टोर किया था वहां पे तो मैं ऑब्वियसली 25 को स्टोर नहीं कर सकता। सो मैं नेक्स्ट लोकेशन सर्च करूंगा जो कि होगा उसके नीचे वाला लोकेशन, क्योंकि मैं लीनियरली सर्च करने वाला हूँ, राइट। सो लीनियरली मैंने नेक्स्ट लोकेशन को देखा जो कि खाली है, वहां पे मैंने 25 को स्टोर कर दिया। ओके, चलो इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो लेट्स से मेरे पास एक डेटा का सेट है जो कि है 30, 51, 21, 22, 19, 52, 71। ओके, एक डेटा का सेट दिया हुआ है और जो हैश फंक्शन डिफाइन किया गया है वो है एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स मॉड 10, यानी कि टेबल का साइज क्या हुआ 10, तो मैं 10 साइज का टेबल ले लेता हूँ। ओके, इसकी इंडेक्सिंग होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो चलो इस पे अपना हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमें क्या वैल्यूज मिलती है। तो एच ऑफ एक्स जब मैंने 30 पे अप्लाई किया सो 30 मॉड 10 विल गिव मी 0। क्या 0th इंडेक्स खाली है? जी खाली है, तो यहाँ पे मैंने 30 को स्टोर कर दिया। नेक्स्ट विच इज़ 51, सो 51 मॉड 10 जब मैंने किया तो मुझे मिला 1। क्या फर्स्ट इंडेक्स खाली है? जी खाली है, तो यहाँ पे मैंने 51 को स्टोर कर दिया। नेक्स्ट विच इज़ 21 मॉड 10 जो कि होगा 1। क्या मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कोलिजन हुआ है? क्या ये फर्स्ट इंडेक्स खाली है? जी नहीं। तो अब मैं एक दूसरा हैश फंक्शन यूज़ करूँगा जो कि होगा एच ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स प्लस आई मॉड 10। अब ये 10 मैंने किस लिए लिया? क्योंकि मेरे टेबल का साइज 10 है। आपके टेबल का साइज जो होगा आप वहाँ पे वो वैल्यू लोगे। और ये आई क्या है इधर? आई जो है ये जो है ये अपनी कोलाइड हुई वैल्यू है, मतलब कि फर्स्ट कोलिजन हुआ है क्या सेकेंड कोलिजन हुआ है या थर्ड कोलिजन हुआ है, ठीक है। ये आई की वैल्यू आपके टेबल की साइज तक होगी, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे कोलिजन हुआ है और ये मेरा फर्स्ट कोलिजन है, तो राइट यहाँ पे कोलिजन की वैल्यू 1 होगी। तो अब मैं मुझे एच ऑफ एक्स 1 मिला, राइट। सो 1 प्लस 1 जब मैं करूँगा तो और मॉड 10 जब मैं उसे करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 2। क्या सेकेंड इंडेक्स खाली है? जी बिल्कुल खाली है, तो यहाँ पे मैं स्टोर कर दूंगा अपने नेक्स्ट वैल्यू को जो कि है 21। अब नेक्स्ट 22 मॉड 10 जब मैंने किया तो मुझे मिला 2। अब क्या मेरा सेकेंड इंडेक्स खाली है? जी नहीं, ये मेरा फर्स्ट कोलिजन है, राइट। सो 2 प्लस
1 मॉड 10 जब मैंने किया तो मुझे क्या मिला 3। क्या मेरा थर्ड इंडेक्स खाली है? जी बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पे मैं स्टोर कर लूँगा अपने 22 को। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू जो कि है 19, सो 19 मॉड 10 जब मैंने किया तो मुझे मिला 9। नाइन्थ लोकेशन खाली है, राइट? तो यहाँ पे मैंने 19 को स्टोर कर दिया। अब नेक्स्ट जो है वो है 52। सो 52 मॉड 10 जब मैंने किया तो मुझे मिला 2। क्या कोलिजन हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। और कितने नंबर का कोलिजन है? फर्स्ट कोलिजन है। तो मैं 2 प्लस 1 जब मैंने किया और मॉड 10 किया तब मुझे क्या मिला 3। क्या थर्ड इंडेक्स खाली है? जी नहीं। ये कितने नंबर का कोलिजन हुआ? सेकेंड नंबर का कोलिजन, राइट? सो 2 प्लस 2 मॉड 10 जो कि मुझे देगा 4। क्या फोर्थ इंडेक्स खाली है? जी बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पे स्टोर कर लो अपने 52 को। तो आप देख रहे हो किस तरीके से हम लीनियरली देखते जा रहे हैं कि कौन सी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन खाली है और वहां पे हम हमारी वैल्यू को स्टोर कर दे रहे हैं, राइट? अब देखो नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 71। सो 71 मॉड 10 जो किया मुझे मिला 1। अब देखते हैं कितने टाइम्स कोलिजन होता है। ओके, सो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि फर्स्ट कोलिजन हुआ है, राइट? 51 के साथ। सो 1 प्लस 1 मॉड 10 जो मुझे देगा वो होगा 2। क्या सेकेंड इंडेक्स पे कोलिजन हुआ है? हाँ हुआ है। सो ये सेकेंड कोलिजन है, राइट? 1 प्लस 2 मॉड 10 जब मैंने किया मुझे मिला 3। क्या थर्ड इंडेक्स पे भी है? राइट, कोलिजन हुआ। सो 1 प्लस 3 मॉड 10 जब मैंने किया तो मुझे मिला 4। क्या फोर्थ इंडेक्स पे भी कोलिजन है? राइट है। तब मैंने क्या किया 1 प्लस 4 मॉड 10 जब मैंने किया तो मुझे मिला 5। क्या फिफ्थ इंडेक्स खाली है? जी बिल्कुल खाली है। तो फिफ्थ इंडेक्स पे इस 71 को स्टोर कर लो। तो ये था अपना लीनियर प्रोबिंग। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं, लीनियर प्रोबिंग में भी टाइप समझते हैं, ठीक है? तो अब लीनियर प्रोबिंग का जो फर्स्ट टाइप है वो है चेनिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की मदद से हम समझेंगे कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट चेनिंग हम कैसे करते हैं लीनियर प्रोबिंग में। तो अब सबसे पहले जो मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे एक डेटा का सेट दिया हुआ है और एक हैश फंक्शन डिफाइन किया है जो कि है एच ऑफ एक्स विच इज एक्स मॉड 10। यानी कि टेबल का साइज क्या हुआ 10, करेक्ट? तो मैं एक 10 साइज का टेबल ले लेता हूँ। अब सबसे पहले जहाँ पे चेन है वहाँ पे आप -1 लिख लो। ओके, और इस पे आप हैश फंक्शन लगा दो वैल्यूज पे। तो सबसे पहले जब मैंने एच ऑफ एक्स 31 पे लगाया सो 31 मॉड 10 जब मैंने किया मुझे मिला 1। फर्स्ट इंडेक्स खाली, यहाँ पे मैं 31 को स्टोर कर लूँगा। नेक्स्ट 3 मॉड 10 जब मैंने किया मुझे मिला 3। थर्ड इंडेक्स खाली है, यहाँ पे 3 को स्टोर कर लो। नेक्स्ट 4 मॉड 10 जब मैंने किया मुझे मिला 4। फोर्थ इंडेक्स भी खाली है तो यहाँ पे 4 को स्टोर कर लो। 21 मॉड 10 जब मैंने किया मुझे मिला 1। क्या मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कोलिजन हुआ है? ओके, सो 1 प्लस 1 मॉड 10 जब मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 2। क्या सेकेंड इंडेक्स खाली है? जी बिल्कुल खाली है। यहाँ पे आप स्टोर कर लो अपने 21 को। नेक्स्ट जो कि है 61। सो 61 मॉड 10 जब मैंने किया तो मुझे क्या मिला 1। वापस से कोलिजन, राइट? अब ये चीज़ देखो कि इसका नाम क्या है, चेनिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये चेनिंग जो है ये हमें क्या दर्शाता है कि जो वैल्यूज कोलाइड हुई है वो उनकी नेक्स्ट वैल्यू की चेन एड्रेस रखेगी। यानी कि जब 31 और 21 कोलाइड हुई तो 31 के पास 21 का लोकेशन होगा, राइट? और 21 और जब 61 कोलाइड हुई तो 21 61 का लोकेशन रखेगा। ओके, सो इस चेन के जगह पे -1 जहाँ पे हमने 31 के आगे लिखा है वहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, राइट? सेकेंड इंडेक्स, क्योंकि 31 के बाद जो कोलिजन हुई वैल्यू है वो 21 है, राइट? और वो है सेकेंड इंडेक्स पे, वहाँ पे हमने 2 को स्टोर कर लिया। अब देखो 61 यहाँ पे नहीं आ सकता, राइट? तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जो होगा वो सेकेंड के लिए देखेगा।
सेकेंड पे भी ऑलरेडी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, राइट। फिर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन देखो, वहाँ पे भी एक वैल्यू है, उसकी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन देखो, वहाँ पे भी एक वैल्यू है, उसकी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन देखो। तो हाँ, यहाँ पे ये खाली है, तो यहाँ पे मैं स्टोर कर सकता हूँ अपने 61 को, राइट। और 21 के पास मैं इसका लोकेशन स्टोर कर दूंगा क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने 61 का लोकेशन दे दिया जो कि है 5th इंडेक्स, करेक्ट। अब नेक्स्ट जो कि है 6, सो 6 मॉड 10 जब मैंने किया तो मुझे क्या मिला, 6। क्या 6th लोकेशन खाली है? जी बिल्कुल खाली है, तो यहाँ पे आप 6 को स्टोर करो। नेक्स्ट जो कि है 71, सो 71 मॉड 10 जब मैंने किया मुझे वापस मिला 1, करेक्ट। तो अब देखो कि क्या कोलिजन हुआ है? जी बिल्कुल कोलिजन हुआ है 31 के साथ। सो यहाँ पे मैं स्टोर नहीं कर सकता, उसके नेक्स्ट लोकेशन पे भी मैं स्टोर नहीं कर सकता, उसके नेक्स्ट पे भी नहीं, 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 पर उसके नेक्स्ट पे कर सकता हूँ मैं, 7th लोकेशन पे स्टोर कर सकता हूँ। सो 71 को मैंने 7th लोकेशन पे स्टोर कर दिया और 61 के पास मैंने 71 का एड्रेस दे दिया जो कि है 7th लोकेशन, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हम चेन फॉर्म करें, राइट। जैसे कि यहाँ पे 2 था, राइट। सो मतलब 31 के पास नेक्स्ट कोलिजन वैल्यू की लोकेशन है जो कि है सेकेंड इंडेक्स पे। सेकेंड इंडेक्स के पास नेक्स्ट कोलिजन वैल्यू की इंडेक्स है जो कि है 5th लोकेशन। 5th लोकेशन के पास भी नेक्स्ट कोलिजन वैल्यू के एड्रेस है जो कि है 7th लोकेशन। अब नेक्स्ट जो कि है 8, 8 मॉड 10 जब मैंने किया तो मुझे मिला 8। क्या 8th लोकेशन खाली है? जी खाली है, तो यहाँ पे 8 को स्टोर कर दो। अब नेक्स्ट जो कि है 9, सो 9 मॉड 10 जब मैंने किया तो मुझे मिला 9। क्या 9th लोकेशन खाली है? जी खाली है, 9 को स्टोर कर दो यहाँ पे। और लास्ट जो कि है 25, सो 25 मॉड 10 जब मैंने किया तो मुझे मिला 5। क्या 5th लोकेशन पे ऑलरेडी वैल्यू है? जी बिल्कुल है, तो मैं 5th लोकेशन पे ये स्टोर नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या मैं 6th लोकेशन पे कर सकता हूँ? नहीं। 7th पे नहीं, 8th पे नहीं, 9th पे नहीं, तो आप चले जाओ वापस से ऊपर। क्या मैं 0th इंडेक्स पे कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे स्टोर कर लो आप 25 को, ओके। तो ये था अपना लीनियर प्रोबिंग विथ चेनिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब बढ़ते हैं अपने लीनियर प्रोबिंग विथ चेनिंग विथ रिप्लेसमेंट। अब लेट्स से कि हमारे पास एक डेटा का सेट है जो है 29, 93, 90, 54, 67, 24, 91, 95 एंड 35। तो अब विथ रिप्लेसमेंट का केस है, वहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। तो चलो पहले एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते करते समझते हैं कि ये क्या है विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। और लेट्स से मुझे एक हैश फंक्शन दिया है जो कि है एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स मॉड 10, राइट। सो मैं 10 साइज का एक टेबल ले लूंगा, ओके। अब जब मैंने इन वैल्यूज पे हैश फंक्शन लगाई तो मैंने जब 29 मॉड 10 किया तो मुझे क्या मिला? 9। क्या 9th लोकेशन खाली है? तो जी खाली है, सो 9th लोकेशन पे मैंने स्टोर कर दिया 29। और आप सबसे पहले इस चेनिंग में -1 लिख लो सब जगह पे, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट वैल्यू देखो जो कि है 93, सो 93 मॉड 10 जब मैंने किया मुझे मिला 3। क्या थर्ड इंडेक्स खाली है? जी खाली है, तो थर्ड इंडेक्स पे स्टोर कर लो 93 को, ओके। अब नेक्स्ट जो कि है 54, सो 54 मॉड 10 जब मैंने किया मुझे मिला 4। क्या फोर्थ लोकेशन खाली है? जी खाली है, तो यहाँ पे स्टोर कर लो आप 54, करेक्ट। अब नेक्स्ट जो कि है 67, सो 67 मॉड 10 जब मैंने किया मुझे मिला 7, करेक्ट। तो यहाँ पे आप स्टोर कर लो 7th लोकेशन पे 67। अब नेक्स्ट 24, 24 मॉड 10 जब मैंने किया मुझे मिला 4। क्या यहाँ पे कोलिजन हुआ है? जी बिल्कुल कोलिजन हुआ है,
ये क्या है, लीनियर प्रोबिंग। सो मैं क्या देखूंगा, उसकी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन कौन सी खाली है, एग्जैक्टली उसके नीचे वाली मेमोरी लोकेशन खाली है, राइट। तो यहाँ पे मैं स्टोर करूंगा अपने 24 को, और मैं चेन में क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा फिफ्थ लोकेशन, राइट, जो कि है 54 का। ओके, अब नेक्स्ट जो कि है 91। सो 91 मॉड 10 जब मैंने किया तो मुझे क्या मिला, 1। सो क्या फर्स्ट इंडेक्स खाली है, जी खाली है, यहाँ पे स्टोर कर लो अपने 91 को। ओके, अब नेक्स्ट जो कि है 95। सो 95 मॉड 10 जब मैंने किया तो मुझे क्या मिला, 5। अब क्या फिफ्थ लोकेशन पे ऑलरेडी एक डेटा पड़ा हुआ है, जी पड़ा हुआ है, क्या इस डेटा की हैश वैल्यू 5 है, नहीं है। क्या हमने जो अभी हैश फंक्शन लगा के एक डेटा पे हैश वैल्यू निकाली, क्या उसकी वैल्यू 5 है, जी है। तो असलियत में यहाँ पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए थी, ये 95। ये तो नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि इसकी हैश वैल्यू तो 5 नहीं है। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू आएगी वो आएगी 95। ओके, सबसे पहले स्टेप 1, यहाँ पे आप 95 को लिख लो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फ्री लोकेशन पे आपने जो वैल्यू को डिलीट की उसे वहां पे पुट कर दो, जो कि था 24। और उसके बाद आप 54 की चेन, मतलब फोर्थ लोकेशन पे भी अपडेट कर दो चेन को, जहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे आएगा सिक्स्थ लोकेशन, राइट। सो ये है रिप्लेसमेंट। देखा हमने किस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस किए, राइट। उसमें हम रिप्लेस नहीं कर रहे थे, उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि किसकी हैश वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने पुट नहीं किया था वहाँ पे वैल्यू। बट यहाँ पे ये चीज़ सेंसिटिव है, राइट। तो उसे हम उस तरीके से हैंडल करेंगे। चलो अगली वैल्यू को देखते हैं, जो कि है 35। ओके, 35 मॉड 10 जब मैंने किया तो मुझे मिला 5। तो देखो यहाँ पे कोलिजन हुआ है, राइट। अब नेक्स्ट लोकेशन सर्च करो, तो क्या सिक्स लोकेशन खाली है, नहीं है। क्या सेवन्थ लोकेशन खाली है, नहीं है। क्या एट्थ लोकेशन खाली है, जी खाली है। तो यहाँ पे स्टोर कर दो आप 35 को, और आप 95 के चेन को अपडेट कर दो, जो कि होगा 8, करेक्ट। यहाँ पे मैंने 8 पुट कर दिया। तो देखा हमने कैसे लीनियर प्रोबिंग में भी दो टेक्निक्स पढ़ी। ओके, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, तो चलो अपने नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर, जो कि है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तो सबसे पहले अगर हम समझे कि हमें क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा लीनियर प्रोबिंग की तरफ। अब अगर हम इस एग्जाम्पल में कहे कि हमें यहाँ पे 50 को भी ऐड करना है, तो जब मैंने 50 मॉड 10 किया तो मुझे मिला 0। क्या मैं 0th इंडेक्स पे से स्टोर कर सकता हूँ, नहीं। तो मैं लीनियरली आगे बढ़ूंगा, फर्स्ट इंडेक्स पे नहीं, सेकंड पे नहीं, थर्ड पे भी नहीं, फोर्थ पे भी नहीं, फिफ्थ पे भी नहीं। मैं इसे सिक्स्थ इंडेक्स पे स्टोर कर सकता हूँ। और क्या हमने नोटिस किया कि यहाँ पे एक क्लस्टर फॉर्म हो चुका है, जो कि हमारे नंबर ऑफ कोलिजन्स को बढ़ा रहा है। और यही सबसे बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है अपने लीनियर प्रोबिंग का, कि वो एक प्राइमरी क्लस्टर फॉर्म करता है। और ये चीज़ ओवरकम की जा सकती है यूजिंग क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तो अगर अब हम सबसे पहले समझे कि क्या है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, तो ठीक जिस तरीके से हमने लीनियर प्रोबिंग में जब कोलिजन हुआ था तब लीनियरली नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को सर्च किया ताकि हम वहां पे कोलाइड हुई वैल्यू को स्टोर कर सकें, ठीक उसी तरीके से हम क्वाड्रेटिकली नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को सर्च करेंगे जहां पे हम हमारी कोलाइड हुई वैल्यू को स्टोर कर सकें। अब अगर हम उसके हैश फंक्शन की बात करें तो वो होगा h of x विच इज इक्वल्स टू h of k प्लस आई स्क्वायर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है, और मॉड एन, एन जो है अपना टेबल का साइज है। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मेरे पास कुछ वैल्यूज है जो कि 27, 18, 29, 28, 39 एंड 13, और जो हैश फंक्शन डिफाइन है वो है h ऑफ k विच इज इक्वल्स टू k मॉड 10। तो सबसे पहले मैं 10 साइज का एक टेबल ले लूंगा। ओके, और ये होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। चलो इस पे अपना हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो h ऑफ k जो हमें देगा 27 मॉड 10 करने पे वो है 7। क्या सेवेंथ इंडेक्स खाली है, जी खाली है, स्टोर कर दो 27। नेक्स्ट 18 मॉड
10 किया तो मिला 8, 8th इंडेक्स भी खाली है, स्टोर कर दो 18। नेक्स्ट 29 mod 10 विच विल गिव मी 9, 9th लोकेशन भी खाली है, स्टोर कर दो 29। नेक्स्ट 28 mod 10 जो कि हमें देगा 8, क्या 8th इंडेक्स खाली है? नहीं। क्या यहाँ पे कोलिजन हुआ है? हाँ। तो आई की वैल्यू क्या हुई? 1, राइट। तो अब एच ऑफ के की जो वैल्यू है वो है 8, सो 8 प्लस 1 का स्क्वायर मॉड 10 करने पे हमें मिलेगा 9। क्या 9th इंडेक्स खाली है? जी नहीं, वापस से कोलिजन। इसका मतलब आई की वैल्यू क्या हुई? 2। सो 8 प्लस 2 का स्क्वायर मॉड 10 करने पे हमें क्या मिलेगा? 12 मॉड 10 जो कि होगा 2। क्या सेकेंड इंडेक्स खाली है? जी खाली है, स्टोर कर दो यहाँ पे 28 को। अब नेक्स्ट 39 मॉड 10 जब किया तो हमें मिला 9, वापस से कोलिजन, राइट। फर्स्ट कोलिजन तो आई की वैल्यू 1 हुई। सो 9 प्लस 1 का स्क्वायर मॉड 10 जो कि हमें देगा 10 मॉड 10 विच इज़ 0। क्या 0th इंडेक्स खाली है? जी खाली है, स्टोर कर दो अपने 39 को। नेक्स्ट 13, सो 13 मॉड 10 जो देगा वो होगा 3। थर्ड इंडेक्स खाली है, स्टोर कर दो 13 को। तो ये था अपना क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। और इसके मेजर डिसएडवांटेज की बात करें तो वो है सेकेंडरी क्लस्टर। ओके, अब इन दोनों के डिसएडवांटेजेस को जो ओवरकम करता है वो है अपना डबल हैशिंग। जैसे कि इसका नाम है डबल हैशिंग, इसमें हम दो हैश फंक्शन यूज़ करते हैं। सो जो पहला हैश फंक्शन होता है वो अपना होता है h1k विच इज़ इक्वल्स टू k मॉड n। n जो है वो अपने टेबल का साइज होगा। और जो दूसरा हैश फंक्शन है h2k विच इज़ इक्वल्स टू m माइनस k मॉड m। ये जो m है ये कोई छोटी वैल्यू होगी n से। जनरली हम ये 7 या 8 ऐसा कुछ वैल्यू लेते हैं। ओके, और इन दोनों को कंबाइन करते हैं, हम एक तीसरा हैश फंक्शन बनाते हैं जो कि होता है h1k प्लस j इंटू h2k मॉड n। अब ये j क्या है? ये अपना प्रोब नंबर है, ठीक आई की तरह से। अब सबसे पहले जब हम ये प्राइमरी हैश फंक्शन लगाएंगे, अगर कोई कोलिजन नहीं होता तो हम उसी प्लेस पे उस वैल्यू को स्टोर कर देंगे। और अगर कोलिजन होता है तब हम h2 भी निकालेंगे और इन दोनों की वैल्यू को हम इस हैश फंक्शन में पुट कर देंगे। और जो वैल्यू होगी वहाँ पे हम अपनी कोलाइड हुई वैल्यू को स्टोर कर देंगे। चलो इसे भी एग्जाम्पल की मदद से ही समझते हैं। सो लेट्स से मेरे पास एक डेटा का सेट है जो कि है 10, 34, 55, 20, 76 एंड 14। और जो पहला हैश फंक्शन है वो है h1k विच इज इक्वल्स टू k मॉड 10। और जो दूसरा हैश फंक्शन है वो है h2k विच इज इक्वल्स टू 7 माइनस k मॉड 7। ओके, तो चलो इस पे अपना हैश फंक्शन लगाते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने 10 मॉड, सबसे पहले मैं h1 लगाऊंगा। ओके, सो जब मैंने 10 मॉड 10 किया तो मुझे मिला 0, राइट। सो मैं 0th इंडेक्स पे स्टोर कर दूंगा 10 को, राइट। और ये इंडेक्सिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जब मैंने 34 मॉड 10 किया तो मुझे मिला 4, फोर्थ इंडेक्स भी खाली है, स्टोर कर दो 34। नेक्स्ट 55 मॉड 10 किया तो मुझे मिला 5, फिफ्थ इंडेक्स भी खाली है, स्टोर कर दो 55। नेक्स्ट 20 मॉड 10 जब मैंने किया तो मैं देख पा रहा हूँ मुझे मिला है 0 जो कि है कोलिजन, राइट। अब इस केस में हम h2 की भी वैल्यू निकालेंगे। सो फॉर h2 के 7 माइनस के क्या है 20, 20 मॉड 7 जो होगा वो होगा 7 माइनस 6 विच इज़ 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इस वाले हैश फंक्शन में जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये मुझे देगा 0 प्लस जी क्या है 1 यानी फर्स्ट कोलिजन इंटू 1 मॉड 10
ओके, जो कि देगा 1। क्या फर्स्ट इंडेक्स खाली है? जी खाली है। स्टोर कर दो यहाँ पे अपने वैल्यू को, जो कि है 20। अब नेक्स्ट जो है वो है 76। सो 76 मॉड 10 जो कि मुझे देगा 6। सिक्स इंडेक्स भी खाली है, स्टोर कर दो 76 को। अब नेक्स्ट 14। सो 14 मॉड 10 जब मैंने किया तो मुझे क्या मिला? 4। फोर्थ इंडेक्स पे ऑलरेडी एक वैल्यू है, राइट। तो अब मैं H2 लगाऊंगा, राइट। तो H2 मुझे क्या देगा? 7 माइनस 14 मॉड 7 करने पे मुझे मिलेगा 7। अब इस 7 और इस 4 को मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 4 प्लस 1 इंटू 7 मॉड 10 जो कि होगा 11 मॉड 10 विच इज़ 1। क्या फर्स्ट इंडेक्स खाली है? नहीं। अब जे की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। सो 4 प्लस 2 इंटू 7 मॉड 10 जो कि होगा 14 प्लस 4 विच इज़ 18 मॉड 10 विच इज़ 8। क्या एट्थ इंडेक्स खाली है? खाली है। स्टोर कर दो यहाँ पे अपने 14 को। ओके, तो ये था अपना डबल हैशिंग। तो यहाँ तक हमने सारे कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक्स देख लिए। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है जो कि है एक्सटेंडिबल हैशिंग। तो चलो उसे भी समझ लेते हैं और इस चैप्टर को एंड करते हैं। एक्सटेंडिबल हैशिंग जो है वो एक ऐसी डायनेमिक हैशिंग टेक्निक है जो कि हम किसी लार्ज डेटा सेट पे या किसी ग्रोइंग डेटा सेट पे यूज करते हैं ताकि हम उसका एक्सेस फास्ट कर सकें। तो सबसे पहले इसके तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जो है हैश फंक्शन जो कि हमें एक हैश वैल्यू रिटर्न करता है। दूसरा बकेट्स जहाँ पे हम वैल्यूज को स्टोर करते हैं। और तीसरा डायरेक्टरी जो कि पॉइंट करता है अपने बकेट्स को। तो इसकी वर्किंग समझने के लिए हम एक पास्ट ईयर क्वेश्चन लेते हैं जो कि है 10 20 15। हमें कुछ वैल्यूज दी गई है और हमसे कहा है कि इन वैल्यूज को बकेट्स में स्टोर करो, जहाँ पे एक बकेट तीन वैल्यूज को स्टोर कर सकता है यूजिंग एक्सटेंडिबल हैशिंग। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा इन नंबर्स का बाइनरी नंबर निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका बाइनरी नंबर निकालेंगे। सो 10 का जो होगा वो होगा 1010। 20 का 10100। 15 का 1111। 12 का 1100। 25 का 11001। 30 का 1110। 7 का 0111। 11 का 1011 और 8 का 1000। ओके, अब स्टेप 2, आप एक डायरेक्टरी ले लो। ठीक है, जिसका जो है ग्लोबल डेप्थ रख दो आप 1। अब ये ग्लोबल डेप्थ क्या है ये समझने के लिए सबसे पहले हमें जो हैश फंक्शन दिया गया है इसमें वो जो है वो हमें रिटर्न करेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। अब ये डिपेंड करता है अपनी चॉइस पे कि हमें क्या कंसीडर करना है, वो एलएसबी है या फिर एमएसबी है। तो हम एलएसबी कंसीडर करेंगे। अब ये जो ग्लोबल डेप्थ है ये यहाँ पे 1 है। इसका मतलब ये है कि आप बस एक बिट को कंसीडर करो। अगर ये 2 होता तो इसका मतलब ये होता कि आप 2 बिट्स को कंसीडर करो, राइट। तो अब ये 2 बिट क्या हो सकते हैं? ये या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। सो 0 का एक बकेट फॉर्म होगा, ओके, और एक 1 का बकेट फॉर्म होगा। अब इन बकेट्स का भी कुछ लोकल डेप्थ होता है। ठीक है, वो जो होता है वो अपने ग्लोबल डेप्थ के बराबर या उससे कम होता है। तो हम इस केस में इसे 1 ही कंसीडर करेंगे। ओके, तो अब सबसे पहले हम तीन वैल्यूज को लेते हैं जो कि है 10 20 और 15। ओके, सो 10 का जो लास्ट बिट है वो है 0, उसे 0 वाले बकेट में स्टोर कर दो। 20 का भी है 0, उसे भी यहाँ पे स्टोर कर दो। 15 का जो है वो है 1, उसे 1 के बकेट में स्टोर कर दो। नेक्स्ट तीन वैल्यूज जो कि है 12 25 और 30। 12 का जो लास्ट बिट है वो है 0, उसे 0 वाले बकेट में स्टोर कर दो। नेक्स्ट 25 का जो है वो है 1, उसे 1 वाले बकेट में स्टोर कर दो। नेक्स्ट इज 30। अब 30 का जो लास्ट बिट है वो है 0, बट क्या मैं उसे यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ? नहीं, तो ये ओवरफ्लो हो चुका है, राइट। तो अब इस केस में आप ग्लोबल डेप्थ को बढ़ा दो, यानी कि हम एक नई डायरेक्टरी लेंगे जिसमें
ग्लोबल डेप्थ जो है वो होगा 2, यानी कि अब लास्ट के हम 2 बिट्स कंसिडर करेंगे और उसका जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो होगा 00, 01, 10 और 11। करेक्ट। और ये जो है ये पॉइंट करेंगे अपने बकेट्स को। अब इन वैल्यूज को अब इस बकेट्स में स्टोर करेंगे, राइट। और यहाँ का भी लोकल डेप्थ हम लेते हैं 2, ओके, यानी ग्लोबल डेप्थ के बराबर। तो अब मैं देखूंगा 10 के 2 लास्ट बिट क्या है, 10, करेक्ट। सो मैं उसे 10 में स्टोर कर दूंगा जो कि है यहाँ पे। सो मैंने 10 को यहाँ पे स्टोर कर दिया। नेक्स्ट है 20, उसके 2 लास्ट बिट क्या है, 00, उसे यहाँ पे स्टोर कर दिया। नेक्स्ट इज 15, उसका क्या है 11, यहाँ पे 15 को स्टोर कर दिया। नेक्स्ट इज 12, उसका भी है 00, उसे भी 00 के बकेट में स्टोर कर दिया। नेक्स्ट 25, दैट इज 01, तो 25 को मैं 01 के बकेट में स्टोर कर दूंगा। नेक्स्ट इज 30, दैट इज 10, उसे मैंने 10 के बकेट में स्टोर कर दिया। नेक्स्ट 7, उसका है 11, उसे स्टोर कर दिया मैंने 11 के बकेट में। नेक्स्ट इज 11, उसका है 11, उसे भी मैंने 11 के बकेट में स्टोर कर दिया। और लास्ट 8, उसका जो है वो है 00, तो उसे मैंने 00 के बकेट में स्टोर कर दिया। तो ये था अपना एक्सटेंडेबल हैशिंग और यहाँ तक हमने हैशिंग के सारे कंसेप्ट देख लिए। अब आपके यूनिट 1 में एक लास्ट टॉपिक बचता है जो कि है स्किप लिस्ट। उस डेटा स्ट्रक्चर को हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो कि काफ़ी छोटा होगा, ओके। और वहाँ पे हम ये यूनिट को ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों ये था अपने हैशिंग का कंप्लीट कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अब भी मन में कुछ डाउट रह गया है तो ये कमेंट बॉक्स आपके लिए है, ताकि मैं आपके डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर कर पाऊँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम आने वाले मज़ेदार वीडियोस को एंजॉय कर पाए। सो टिल देन, मज़े करो, पढ़ाई करो और हैशिंग की तरह अपनी लाइफ को आसान बनाओ।